हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ विकास कुमार, टीम मेंबर ऑफ यूथ फॉर एकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं यहाँ पे इंडियन पॉलिटिक क्लास ले रहा हूँ। अगर मैं इंडियन पॉलिटिक की बात कर रहा हूँ तो अपने पिछले मॉड्यूल्स में मैंने बात किया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में आखिर जो आपका करेंट जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो करेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जो इमर्ज होके आ रहा है, ये अभी तक कैसे आया है, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में डिटेल एनालिसिस करने के लिए आप हमारे पिछले मॉड्यूल्स में विजिट करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बात किया था कि जब मैं बात करता हूँ जो इंडियन पॉलिटी के जो सिलेबस की, मेंस के सिलेबस की, तो वहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात की गई थी। तो इस तरह मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को कवर किया। अब हम आते हैं कोर पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कोर पार्ट में। ठीक है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कोर पार्ट में पहुँचने से पहले हमको ये समझना होगा, हमको ये जानना होगा दैट व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। आखिर कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, दैट व्हाई डू यू नीड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट व्हाई डू यू नीड कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर द क्रिटिसिज्म्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अदर कंट्रीज। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अदर कंट्रीज से कैसे अलग है। तो सबसे पहले हमको इन सब के बारे में जानना होगा। आखिर हमको इन सब के बारे में क्यों जानना होगा, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट के बारे में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर हमको वो सब्जेक्ट पढ़ना क्यों है, आखिर हमको उस सब्जेक्ट की ज़रूरत क्या है। दैट्स वाई वी हैव टू रीड दीज थिंग्स। तो चलिए आज मैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से डील करता हूँ, टाइम ना लिए हुए। माई फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू यू नीड कॉन्स्टिट्यूशन। कि आखिर हमको कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। जब मैं बात करता हूँ व्हाई डू नीड कॉन्स्टिट्यूशन की, तो यहाँ पे सबसे पहले हमको ये जानना होगा दैट व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। although I will cover that what is constitution in our upcoming module, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको बता देना चाहता हूँ कि दैट व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह है। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कौन बना रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट हम आपस में ही बना रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ कॉन्ट्रैक्ट की, तो आपने अगर पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा कि दैट देयर वाज ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन में क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन ये है कि जो स्टेट है उसको डिवाइन ओरिजिन नहीं माना गया है, कि वो किसी गॉड के द्वारा नहीं बनाया गया है। इसे डिवाइन ओरिजिन ना मानकर ये माना गया है कि हम लोगों ने ही स्टेट को बनाया है। कैसे बनाया है कि हम जो द पीपल दे कम टुगेदर, वो आपस में आए, दे कम टुगेदर एंड फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट। वो एक साथ आए और एक कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म किए, एंड द प्रोडक्ट ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट इज स्टेट। और जो उस कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रोडक्ट है वो स्टेट है। चलिए, तो यहाँ पे मैं एक बात बोल रहा हूँ कि दैट पीपल कम टुगेदर एंड दे फॉर्म्स अ कॉन्ट्रैक्ट। लोग आ रहे हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब दैट कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय among the people। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है हम ही लोगों के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉन्ट्रैक्ट। चलिए अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ आते हैं, दैट हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉन्ट्रैक्ट। जब मैं बात करता हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जब इंडिया फ्री होता है तो वहाँ पे, इंडिया जब फ्री होता है तो वहाँ पे बात की जाती है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की बात की जाती है। ठीक है, कि जो आपका
कैबिनेट मिशन प्लान है उसके थ्रू बात की जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की। जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की बात की जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का बात इसलिए किया जाता है कि उसका मेन वर्क क्या होगा, टू कम अप विद द कॉन्स्टिट्यूशन और टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। जब बात आई कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेम करने की तो सबसे पहले ये क्वेश्चन रेज हुआ कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली होगी उसके मेंबर्स कौन कौन होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर्स कौन कौन होंगे। तो वहां पे ये प्रोविजन रखा गया कि जो ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं वहां से जो है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन हम जो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर्स को चूज करेंगे, एंड फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ नॉमिनेशन हम जो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर्स को चूज करेंगे। इसका मतलब ऑल्दो इट वाज नॉट अ डायरेक्ट इलेक्शन, बट हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम खुद ही जो है कुछ लोगों को अपने बिहाफ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में एज ए मेंबर्स चूज करके भेज रहे हैं, और वो क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रहे हैं या वो कॉन्स्टिट्यूशनल को फ्रेम करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हम अपने आपस में ही मिलकर इनडायरेक्टली बट इनडायरेक्टली एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रहे हैं या आपस में ही मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स व्हाई आई सेड दैट हम खुद ही जो है आपस में ही एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, ठीक है, और अपने आप को ही ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं। अनदर सेंस में भी इसको समझा जा सकता है। जब मैं बात करता हूँ प्रीएम्बल की, तो प्रीएम्बल क्या बोलता है, सुन समझिए। प्रीएम्बल बोलता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू sovereign socialist secular democratic republic and to ensure all its citizens justice, liberty, equality, fraternity, and on the date of 26 November 1949 we ourselves have, या बोल सकते हैं कि hereby enact, adopt and to give ourselves this constitution, to give ourselves this constitution। इस पॉइंट पे आप ध्यान दीजिएगा कि हम खुद ही अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं। तो यहाँ से भी हम अपनी उस बात को समझ सकते हैं, ठीक है, कि हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए कॉन्ट्रैक्ट। चलिए, दो तरह से हमने समझा कि हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और ये भी समझा साथ में कि हम खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फ्रेम कर रहे हैं। तो बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट एंड स्टेट इज अ प्रोडक्ट ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट। स्टेट जो है उस कॉन्ट्रैक्ट का प्रोडक्ट होकर निकल आ रहा है। लेकिन जब मॉडर्न स्टेट इमर्ज हो रहे हैं, तो जो मॉडर्न स्टेट इमर्ज हो रहा है दैट एक्यूमुलेट्स ए लॉट ऑफ एक्सेसिव पावर ओवर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ फोर्स एंड कोएर्जन। तो जो मॉडर्न स्टेट बन रहा है वो क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा शक्तियाँ अपने आप में संग्रहित कर रहा है, और जो ओवर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ फोर्स एंड कोएर्जन, कोएर्जन का मतलब है कि कुछ जो है थ्रू द यूजिंग फोर्स कुछ करवाना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है, स्टेट बहुत ज़्यादा शक्तियाँ संग्रहित कर रहा है। जब स्टेट इतनी ज़्यादा शक्तियां अपने आप में संग्रहित करना रहा है, तो अगर ऐसा हो जाए कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सच स्टेट्स गोज इन रॉन्ग हैंड, अगर ऐसा इस टाइप के जो स्टेट्स जो इमर्ज हो रहे हैं, अगर इनके जो इंस्टीट्यूशन है वो किसी रॉन्ग हैंड में चले जाए तो क्या होगा। तो इसी को रोकने के लिए, इसी को चेक करने के लिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। यहीं से मेरा फर्स्ट पॉइंट इमर्ज हो रहा है दैट व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन टू कंट्रोल द पावर ऑफ स्टेट और टू कंट्रोल द एक्सरसाइज ऑफ स्टेट।
इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ रही है स्टेट की पावर को कंट्रोल करने के लिए। तो इस प्रोसेस को या इस सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के ही थ्रू समझा जा सकता है। Constitutionalism is a system of governance. सिंपल शब्दों में समझो। It is also known as limited governance. आगे मैं बताऊंगा how it is limited governance, ठीक है। सिंपल शब्दों में अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को समझा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज सिस्टम जिसमें क्या होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है जो स्टेट के जनरल गवर्नमेंटल पावर को कंट्रोल करने के लिए। जो स्टेट के जनरल गवर्नमेंटल पावर है उसको कंट्रोल करने के लिए या स्टेट के पावर को कंट्रोल करने के लिए जब हमें किसी कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है तो दिस सिस्टम एज ए होल नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ये हमने इनफॉर्मल डेफिनेशन बात की। चलिए अब हम थोड़ा सा फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मल डेफिनेशन क्या करता है? फॉर्मल डेफिनेशन बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन अ ब्रीफ इज अ स्पेसिफिक लिमिटेशन ऑन जनरल गवर्नमेंटल पावर to prevent exercise the arbitrary decision making। ठीक है, इसका मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीफ में क्या है कि these are the specific limitation। स्पेसिफिक लिमिटेशन किसके ऊपर? ऑन द जनरल गवर्नमेंटल पावर। जनरल गवर्नमेंटल जो पावर होती है स्टेट्स की उनके ऊपर स्पेसिफिक लिमिटेशन है। टू प्रिवेंट एक्सरसाइज द आर्बिट्ररी डिसीजन मेकिंग। किस लिए? जो आर्बिट्ररी जो स्टेट अगर कोई अनरीजनेबल डिसीजंस ले रहा है उसको रोकने के लिए जो है, ठीक है, उसको रोकने के लिए। अब यहाँ पे ये बात की कि स्टेट क्या है, तो इस सिस्टम को एज क्या बोला गया? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। जब यहाँ पे बात किया जा रहा है मॉडर्न स्टेट्स की फॉर्मेशन की, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो पावर है that are going to be concentrated in the few hands of the people, वो जो पावर है कुछ लोगों में संग्रहित होने जा रही है। अगर जब पावर कुछ लोगों में संग्रहित हो जाएगी तो इट्स ह्यूमन नेचर that it may jeopardize the rights of people। ये जो है मे भी जो है ये जो लोगों के राइट्स हैं, जो लोगों के अधिकार हैं, उसका हनन कर सकती है। तो इस केस में क्या होना चाहिए? इस केस में ये मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए विच आर इक्वली पावरफुल, जो कि इक्वली पावरफुल हो, जिससे कि जो स्टेट के जो पावर्स हैं उसको लिमिटेड किया जाए, उसको कंट्रोल किया जाए। दिस होल सिस्टम थ्रू विच वी आर गोइंग टू कंट्रोल या वी आर गोइंग टू रिस्ट्रिक्ट the power, the general governmental power of the state is known as constitutionalism। I hope that आप समझ रहे होंगे। It is also known as limited governance। Why it is limited governance? इसमें क्या हो रहा है? जो गवर्नेंस है उसको लिमिटेड करने की कोशिश की जा रही है through the constitution। That's why it is known as limited governance। ये आपने समझ लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं what are the reflections of the constitutionalism in our Indian constitution, कि आखिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के रिफ्लेक्शंस क्या क्या हैं, इसकी बात कर लेते हैं। चलिए जल्दी जल्दी हम इसको बात करते हैं। माय फर्स्ट प्रोविजन इज फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स is one of the reflection of constitutionalism in our Indian constitution। अब हम पढ़ते हैं how। What are the fundamental rights? Fundamental rights are the negative obligations on the states। In other sense, we can say that state cannot snatch away these rights from the people। In other words, the fundamental rights are, the fundamental rights they are given us against the states, against the state।
तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि स्टेट की पावर को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की जा रही है थ्रू द फंडामेंटल राइट्स की जो फंडामेंटल राइट्स में जो राइट्स दिए गए हैं उनको स्टेट्स जो है लोगों से छीन नहीं सकता। तो यहाँ पे हम देख रहे होंगे कि फंडामेंटल राइट्स के थ्रू जो स्टेट के पावर्स हैं उसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की जा रही है। दैट्स व्हाई आई सेड दैट फंडामेंटल राइट इज वन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब चलिए कुछ और प्रोविजंस की भी बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट इंडियन जुडिशरी की। जब मैं बात करता हूँ हाउ आवर जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, तो वहाँ पे हम देख रहे होंगे कि आप जुडिशरी के जो फाइनेंसेस से रिलेटेड है, उसके स्टाफ मेंबर्स से रिलेटेड है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज उनके अपॉइंटमेंट प्रोसीजर से भी रिलेटेड है। दे आर समहाउ इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि इंडियन जुडिशरी के थ्रू कैसे जो है हमारे जो स्टेट है उसके पावर को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की जा रही है। चलिए उसको जानते हैं। जब पार्लियामेंट कोई लॉ इनेक्ट करता है, ठीक है, इफ पार्लियामेंट इनेक्ट एनी लॉ एंड दैट लॉ इज अगेंस्ट our Indian Constitution, then our Indian judiciary या then Supreme Court can declare that law null and void। इसको हिंदी में समझते हैं। अगर पार्लियामेंट कोई कानून बनाता है, अगर एंड वो जो कानून है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उस कानून को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकती है। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली ये देख रहे होंगे कि थ्रू द इंडिपेंडेंट इंडियन जुडिशरी वी आर रिस्ट्रिक्टिंग द पावर ऑफ द स्टेट। दैट्स व्हाई आई सेड दैट इंडिपेंडेंट इंडियन जुडिशरी इज वन अनदर रिफ्लेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए कुछ और प्रोविजंस की तरफ पढ़ लेते हैं। कुछ और प्रोविजंस ऐसे क्या हैं? रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ भी वन ऑफ द प्रोविजन जिसके थ्रू जो है रिफ्लेक्शन मिल रहा है। सेपरेशन ऑफ पावर, इसके थ्रू भी जो है रिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं राइट टू इक्वलिटी स्पेसिफिक इन फंडामेंटल राइट्स। राइट टू इक्वलिटी क्या बोलता है? राइट टू इक्वलिटी बोलता है that you cannot discriminate on the basis of religion, race, caste, sex and place of birth. You cannot, who cannot discriminate? State cannot discriminate citizens on the basis of religion, race, caste, sex, place of birth. उसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये रिस्ट्रिक्शंस किसके ऊपर लगा रहा है? स्टेट के ऊपर लगा रहा है। इसका मतलब कहीं न कहीं ये स्टेट की पावर को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। That's why I said that, ठीक है, कि I said that कि through the right to equality constitution is restricting the power of state। ये हो गया आपके रिफ्लेक्शंस हो गए। चलिए अब हम सेकेंड प्रोविजन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड प्रोविजन की जब बात करता हूँ, द सेकेंड प्रोविजन इज टू चेक द tyranny of majoritarian democratic state। डेमोक्रेटिक स्टेट टू चेक द टायरानी ऑफ मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी। टायरानी का मतलब यहाँ पे ऑपरेसिव पावर से समझिएगा। ठीक, टायरानी का मतलब किससे समझिएगा? ऑपरेसिव पावर से, कि जो आपकी मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं उनके जो ऑपरेसिव पावर्स को चेक करने के लिए कि ठीक है, उसको चेक करने के लिए, ठीक है, उसको चेक करने के लिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं कैसे। हाउ, जब मैं बात करता हूँ मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट की, जब मैं बात करता हूँ मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट की इन ट्रेडिशनल सेंस, जब मैं ट्रेडिशनल सेंस में बात करता हूँ दैट व्हाई डू नीड कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहाँ पे ये बोला जाता है कि टू चेक, ये हो सकता है टू कंट्रोल द पावर ऑफ स्टेट वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये जो आइडिया है ये अपने आप में ही कुछ प्री सपोज करता है। क्या प्री सपोज करता है? इट प्री सपोजेस that
people are powerless and state is so powerful. People powerless हैं और जो state है so powerful है, and to control the power of state people need constitution. इसका मतलब people यहाँ खुद से स्टेट के पावर को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। कौन कंट्रोल कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रोल कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो कि पीपल इटसेल्फ कंट्रोल द पावर ऑफ स्टेट, अगर कुछ ऐसा सिस्टम हो जिसके थ्रू खुद ही लोग जो है पावर ऑफ स्टेट के पावर को कंट्रोल करें, तो दिस इज एन अट्रैक्टिव आइडिया। ये अपने आप में एक अट्रैक्टिव आइडिया लग रहा है कि लोग खुद ही जो है स्टेट के पावर को कंट्रोल करें, जैसा कि डेमोक्रेसी में बात की गई है, वी द पीपल जिसमें क्या बात है, वी टू द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल की बात की गई है ना, कि उसमें लोगों के द्वारा लोगों के लिए ये बात की गई है। तो वहाँ पे क्या है, पावर जो फ्लो हो रही है लोगों से फ्लो हो रही है। लेकिन फिर भी हमको डेमोक्रेसी में जो है कॉन्स्टिट्यूशन की क्या जरूरत है, जबकि डेमोक्रेसी में जो है लोगों पावर तो लोगों के द्वारा इमर्ज हो रही है, तो खुद लोगों को जो है स्टेट की पावर को कंट्रोल करना चाहिए। दिस इज लुकिंग लाइक एन अट्रैक्टिव आइडिया, ये बहुत अट्रैक्टिव आइडिया लग रहा है, बट दिस इज एन थॉट कॉन्सेप्ट। हाउ दिस इज फ्लॉट कॉन्सेप्ट? क्योंकि जब मैं रियलिटी में बात करता हूँ, जब इन प्रैक्टिकल सेंस में बात होती है, तो बात ये होती है कि जो पावर होता है वो कभी भी सभी लोगों के हाथ में नहीं होता है। दैट पावर नेवर रिलाई ऑन द इन द ऑल सिटीजन्स, वो सभी लोगों के हाथ में नहीं होता। फिर पावर होता किसके हाथ में? पावर होता है मेजॉरिटी के हाथ में। जैसा कि अगर मैं मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट की बात करूँ, अगर इंडियन एज ए मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट है इसकी बात करता हूँ, तो यहाँ पर होता क्या है, जब इलेक्शन होता है तो ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी हम लोगों को चूज कर लेते हैं। तो जो पावर है क्या, मेजॉरिटी के हाथ में है। तो there is going to be so much possibilities that maybe majoritarian democratic state may inbuilt tyranny on the minority groups। तो उसको टायरेनी की वो जो माइनॉरिटी ग्रुप पे जो ऑपरेसिव पावर ना यूज करे, जो मॉडर्न मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेटिक स्टेट है, उसको चेक करने के लिए, चेक एंड बैलेंस करने के लिए हमको जो है हमको किसकी जरूरत है? कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। दैट्स व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। दैट इज माय सेकंड पॉइंट, दैट टू चेक द टायरानी ऑफ मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेटिक स्टेट वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज माय सेकंड पॉइंट। अब मैं थर्ड पॉइंट की बात करता हूं। My third point is to protect everyone against the human vulnerability in general। इसको आप समझिएगा। टू प्रोटेक्ट एवरीवन अगेंस्ट द ह्यूमन वल्नरेबिलिटी इन जनरल, इस पॉइंट को आप समझिएगा। जब मैं बात करता हूँ कि मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट में क्या होता है कि जो पावर का जो कंसंट्रेशन होता है वो कुछ लोगों के हाथ में आ जाता है, कुछ इंडिविजुअल्स के हाथ में आ जाता है। तो टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द वल्नरेबल इंडिविजुअल, कि वहाँ पे जब पावर आ जाए कुछ लोगों के हाथ में, तो ऐसा ना हो जाए कि डिक्टेटरशिप टेंडेंसीज जो है इमर्ज हो जाए। तो उन डिक्टेटरशिप टेंडेंसीज को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। इन अदर सेंस वी कैन डायरेक्टली से दैट टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द वल्नरेबल इंडिविजुअल्स वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। हमको वल्नरेबल इंडिविजुअल से बचाने के लिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। ठीक है, कि कुछ डिफाइंस रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम्स होने चाहिए जिसपे कि जो कि सभी के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बात किया टू प्रोटेक्ट एवरीवन अगेंस्ट द ह्यूमन वल्नरेबिलिटी इन जनरल। जब मैं बात करता हूँ टू प्रोटेक्ट, अब यहाँ पे आपको साइकोलॉजिकल सेंस में जाना होगा। साइकोलॉजिकल सेंस में जाना होगा कैसे? अब आपको ह्यूमन साइकोलॉजी में जाना होगा, एज ए होल देखना होगा कि जब हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग्स की, ह्यूमन बीइंग्स आर क्या? दे आर
दे आर फैलिएबल। फैलिएबल का मतलब है कि दे आर कैपेबल ऑफ कर सकते हैं। ह्यूमन बीइंग्स आर सेल्फ सेंट्रिक, फैलिएबल, वो जो है समटाइम्स दे टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ टेम्पटेशन, ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्ट टेम्पटेशन। वो अपने टेम्पटेशंस के बेसिस पे कुछ डिसीजन ले लेते हैं। मे बी दैट डिसीजन इज going to benefit them for the short term, but maybe for the long term it is going to harm that individual. तो यहाँ पे बात किया जा रहा है ह्यूमन नेचर एज ए होल। तो ऐसा ना हो कि सभी ह्यूमन बींग्स इन जनरल, उनकी जो वनरेबिलिटी है कि वो फैलिएबल है, उसको रोकने के लिए जो है हमको कुछ रूल्स, रेगुलेशन, गाइडलाइंस की जरूरत है, जिससे कि हम उस जो है ह्यूमन वल्नरेबिलिटी इन जनरल है उसको रोक सकें। दैट्स व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। दैट्स व्हाई आई सेड दैट टू प्रोटेक्ट एवरीवन अगेंस्ट द ह्यूमन वल्नरेबिलिटी इन जनरल वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। दिस वाज माय थर्ड प्रोविजन। अब हम चलते हैं फोर्थ प्रोविजन की तरफ। It provides us a peaceful, democratic mean to bring social transformation. It provides a peaceful democratic means through which we can bring peace, we can bring profound social transformation. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हम जो है पीसफुल मीन्स या थ्रू द पीसफुल डेमोक्रेटिक मीन्स हम एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जब मैं बात करता हूँ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की, तो आप एक बार प्रियम्बल पर अपनी नजर दौड़ाइए। प्रियम्बल बोलता क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens justice, liberty, equality, fraternity. यहाँ पे जब बात की जाती है जस्टिस की, तो जस्टिस की जब बात की जाती है तो वहाँ पे क्या बात किया जाता है? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस की बात की जाती है। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस की बात की जाती है। जब बात की जाती है पॉलिटिकल जस्टिस की, तो पॉलिटिकल जस्टिस जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस प्रोविजन के तहत देने की कोशिश की जा रही है? थ्रू द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के थ्रू आपको पॉलिटिकल जस्टिस देने की बात की जा रही है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की, तो वो किसके थ्रू देने की बात की जा रही है? वो आपकी डीपीएसपीज के थ्रू, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के थ्रू जो है आपको सोशल इकोनॉमिक जस्टिस की देने की बात की जा रही है। चलिए अब हम डीपीएसपीज में कुछ प्रोविजंस की बात कर लेते हैं जिसमें मैं इस पॉइंट को प्रूव कर सकूं कि जिसके थ्रू आपको पीसफुल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जा रही है। देखिए, जब आपके आर्टिकल 39 की बात की जा रही है, तो आर्टिकल 9 क्या करता है कि आपका जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए वो कुछ लोगों के हाथ में नहीं होना चाहिए। वो अनइक्वलिटी डिक्रीज करने की बात की जा रही है। मटेरियल रिसोर्सेज कुछ ही लोगों में कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, उसकी बात कर रहा है। अगर मैं कुछ और प्रोविजंस की बात कर लेता हूँ, तो इसमें ये भी प्रोविजंस दिए गए हैं हमारे वीकर सेक्शन के लिए, उनके जो है बेटरमेंट के लिए कुछ प्रोविजन दिया गया है, या एसटीज के लिए बेटरमेंट के लिए कुछ प्रोविजन दिया है। इवन अनएम्प्लॉयमेंट के केस में भी जो है आपको प्रोविजन दिया गया है। एजुकेशन से रिलेटेड भी बात की गई है। उसके बाद आपका इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात की गई है। ठीक है, काफ़ी चीज़ें आपकी बात की गई हैं। ठीक है, उसके बाद वुमेन्स के भी राइट्स के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 44 में आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे क्या कोशिश की जा रही है? यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि एक पीसफुल डेमोक्रेटिक मीन्स के थ्रू जो है आपका सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाया जाए। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स में आपने एक प्रोविजन पढ़ा होगा, दैट आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या है?
prohibition of untouchability, that untouchability has been prohibited and from now onwards that untouchability is punishable offense। तो वहाँ पे क्या है, अनटचबिलिटी हमारे सोसाइटी में अनटचबिलिटी जो बहुत दिनों से प्रीवेल होती चली आ रही थी, तो यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल डाला गया और उस आर्टिकल के थ्रू जो है अनटचबिलिटी को समाप्त किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, पीसफुल मींस के थ्रू जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन आपका प्रोफाउंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश की जा रही है। तो ये हमने पढ़ा जो है कि दैट व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट, दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू डिलीवर यू, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। क्योंकि बिना आपको ये जाने कि दैट व्हाई डू नीड कॉन्स्टिट्यूशन, मुझे नहीं लगता कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरेस्ट आएगा। क्योंकि जब तक ये नहीं पता होगा कि आखिर हमको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते क्यों है, तो आप उसको पढ़ रहे हैं, कोई उसका मतलब नहीं बनता और बिना, मुझे नहीं लगता कि उसमें इंटरेस्ट आपको आ पाएगा। जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि दैट कि मेरा जो मेन एम होगा, मेरा मेन एम होगा अंडरस्टैंडिंग पे। मेरा पूरा एम होगा कि आप बेहतर ढंग से जो है कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझ सकें, उसके एक एक प्रोविजन को आप बेहतर ढंग से समझ सकें, आखिर उसकी लैंग्वेज कहती क्या है। क्योंकि जब मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज की बात करता हूँ तो लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेशन मिलने वाला है। तो आपको एग्जैक्ट उसकी मीनिंग क्या है उसको पता होना चाहिए, वो किस सेंस में बात किया जा रहा है, ठीक है, आखिर क्यों प्रोविजन, पार्टिकुलर प्रोविजन वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। इन सब चीज़ों के साथ, इन सब के बारे में जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए एंड हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके साथ सामने एक बेहतर कंटेंट के साथ आपके सामने आ पाएँ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग इन जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक इसके पीछे एक बहुत ज़्यादा एक रिसर्च की ज़रूरत होती है एंड आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च वी कम अप विद दिस टाइप ऑफ कंटेंट्स, ठीक है। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि हम आपको एक बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। मेरा आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे इन वीडियोस को, इन मॉड्यूल्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें। तो आप करिए एक्चुअली क्या कि आप सभी लोग फेसबुक एंड सोशल मीडिया यूज करते होंगे, आप टेलीग्राम चैनल यूज करते होंगे, प्लीज़ हमारे जो इन मॉड्यूल्स को अपने जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं ना उनमें आप शेयर करिए, जिससे कि इन वीडियोस की जो रीच है वो बढ़े। बस हम आपसे यही चाहते हैं। अगर कुछ भी इन वीडियोस से आपको बेनिफिट मिल रहा है, आई होप दैट यू आर गोइंग टू डू समथिंग फॉर अस, बिकॉज सभी लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन में कोई बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाता है। आई होप दैट ये हमारे लिए एक इंकरेजमेंट होगा आपकी तरफ से और हम उस इंकरेजमेंट के बेसिस पे इन फ्यूचर जो है बेहतर कंटेंट्स के साथ आएंगे। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ अपने इस मॉड्यूल को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। ओके फ्रेंड्स, नमस्कार।